हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली हमारी बीएड नोट्स के ऊपर, जो कि हमारी सीरीज चल रही है साइकोलॉजी बुक। बीए की जो हमारी बुक होती है साइकोलॉजी, उसके ऊपर। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे गौड़ नियम। जो मैंने इससे रिलेटेड पहली वीडियो डाली थी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है गौड़ नियम। और इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि हमने थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का जो थॉर्नडाइक के नियम चल रहे थे, उसमें हमने जो करे थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसके हमने करे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका जो उन्होंने 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम प्राइमरी और गौड़ नियम यानी कि सेकेंडरी। तो आज हम पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने प्राइमरी वाले सारे कर लिए थे रूल्स। आज हम करने वाले हैं गौड़ नियम यानी कि द्वितीयक नियम के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी आपको। तो जो लोग भी बीएड कर रहे हैं और अभी जो एग्ज़ाम्स भी चलने वाले हैं, तो उन सभी के लिए वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और सीटेट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, उनके लिए भी साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं, जिसमें साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखिए। और चलिए, गौड़ नियम यानी कि द्वितीयक नियम, इनको सहायक नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा फर्स्ट जो है हेडिंग, वो है बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जब मैंने बीएड की थी तब के ये नोट्स हैं, तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने किसी भी समस्या या कोई भी समस्या आती है, तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता। इस प्रकार अपनी समस्या के सुलझने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। मान लीजिए जब आपका एग्जाम आपके पास करीब आने वाला होता है, उसकी डेट आने वाली होती है एग्जाम की, और आपको नोट्स चाहिए होते हैं उसके लिए, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप उसके नोट्स को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, अपनी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप मार्केट जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, या गूगल से सर्च करते हैं, या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो जहां आपको लगता है कि हाँ, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या मेरी समस्या के अकॉर्डिंग वो नोट्स मुझे मिल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं और अपने नोट्स खुद बनाते हैं या उनसे पढ़ाई करते हैं। तो आपको लगता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम उस तरह का आता है जैसा आपने प्रिपरेशन की है, तो आपको वो जो आपने पढ़ा है उसको स्ट्रगल करके जो सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड कराई अपने आप को और आपने तैयारी करी, वो सारी चीज़ें जब आपको यूज़फुल हो जाती हैं उस एग्ज़ाम को देने के बाद, आपको लगता है मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तो कहीं न कहीं आपको एक अच्छी फीलिंग होती है, संतोष यानी कि संतुष्टि होती है, सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, आपकी समस्या आपने खुद सॉल्व की है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक स्थिति का नियम। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने में रुचि या तत्परता है, तो वह उसे शीघ्र सीख लेता है। जैसा मैंने अभी पहले भी वीडियो में बताया था कि जब आपको किसी काम में इंटरेस्ट होता है या आप उस काम को करने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो काम आप या तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, या आप उसको अगर उसमें टाइम भी लगता है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उसको स्टेप बाय करते रहते हैं। तो यह उसे तो किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है यानी रेडी नहीं है, तो यह या तो उसे सीख नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। मतलब वो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दिखाएगा उस काम को करने में कि भाई ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उस तरह से, है ना। आंशिक क्रिया का नियम एक थर्ड पॉइंट है ये हमारा। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के कारण केवल उससे कुछ अंशों के प्रति ही होती है। यह नियम शिक्षा सूत्र अंश से पूर्व की ओर अनुसरण करता है। फिर हमारा है सदस्य शिक्षा का नियम, सदृश्य शिक्षा का नियम।
इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है। प्राणी किसी बात का या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य समस्या का स्मरण करता है जो वह पहले भी अनुभव कर चुका है, तो वह उसके भी प्रति वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहले समस्या के साथ की थी। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि आप जब भी कोई आपके सामने बात कर रहा होता है तो आपको लगता है कि यार ये बात मैंने पहले भी सुनी है, और कहीं ना कहीं फिर आपको या आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी है तो आपको लगता है कि यार ये ऐसी चीज तो पहले भी हुई है। आप फील करते हैं उस चीज को कि ये चीज तो पहले भी हुई है, या फिर आप सोचते हैं कि फिर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये चीज हमारे उसमें पहले भी हुई है। और अगर कोई घटना घटी या कोई काम या कोई बात ऐसी जो आपको पहले आपके जो अनुभव फील हुआ है आपको उससे रिलेट करती है, तो आप उसमें अपना वैसा ही रिएक्शन देते हैं, आप वैसा ही उसमें कार्य करने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपने पहले किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहचार्यता स्थानांतरण शिक्षा का नियम। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया उस उत्तेजन से संबंधित तथा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति होने लगती है। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को ही सहचार्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया उस उत्तेजना से संबंधित, अगर आपको कोई आपके मन में आपके कोई भी ऐसा अनुभव आपको अंदर से आया है या आपको कोई फीलिंग आई है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो वैसी ही फीलिंग आपको तब भी आएगी। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को ही सहचार्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। मतलब जिस तरह से आप सेटलमेंट हो जाते हैं या आप एडजस्ट हो जाते हैं या आपका जो एनवायरनमेंट है आप जिस चीज के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं आप वैसी ही अनुक्रिया करने लगते हैं। तो सहचार्य का परिवर्तन यानी कि जब कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो उसके हिसाब से ही आपका काम करने का तरीका भी चेंज होता है। या आपने कोई चीज फील करी है पहले और वही अब हो रहा है तो आपको वही फीलिंग आएगी और वही आप कार्य करेंगे, जैसा रिएक्शन देंगे जैसा आपने पहले दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसकी पढ़ लेते हैं सीमाएं और दोष या इसमें कमियां क्या कह रही हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सभी प्रयोग पशुओं पर ही किए हैं, अतः यह सिद्धांत सरल व निम्न स्तर के पशुओं को सीखने के अधिक स्पष्ट करता है। फिर इस सिद्धांत में बुद्धि के प्रयोग को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, यह विधि यांत्रिक है, इस विधि में कई निरर्थक क्रियाएं भी होती हैं। फिर इस विधि के समय व शक्ति अधिक कष्ट होती है, इसमें अंतर्दृष्टि का अभाव है। पिछड़े हुए बच्चों व मंदबुद्धि बालकों के लिए यह विधि अधिक उपयोगी है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, जो काफी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको आप बार बार अभ्यास कराएंगे तो वो बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक दो बारी में सीख लेना होता है। तो वही चीज है कि उन पर ये जो विधि है उनकी थॉर्नडाइक का वो उन पर लागू नहीं होती है। कोई प्रतिभाशाली बच्चे धीमी गति से सीखना पसंद नहीं करते हैं। इस सिद्धांत से हर प्रकार का अधिगम संभव नहीं है, कई बार बहुत प्रयास करने पर भी सही अनुक्रिया नहीं हो पाती है। अब हम देखते हैं कि प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या रही है। मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो प्रेरणा का सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने अभी प्रेरणा का पर बल दिया है। उसके अनुसार कक्षा में शिक्षण से पहले तथा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए अध्यापक पुरस्कार, दंड आदि का प्रयोग कर सकता है। मतलब उनको बोल सकते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको खड़ा कर देंगे या हम आपको मतलब पुरस्कार देंगे अगर आपने अच्छा काम किया, तो इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स है प्रॉपर, अगर आपके बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक के ऊपर तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, उनके नियम, गौड़ और मुख्य नियम और उनकी कमियां और उनका ये उनकी शिक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन बीएड में आता है, जरूर आता है कि थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम थे उसमें शिक्षा में क्या उनकी योग्यता रही है। तो योग्यता में आप ये लिखेंगे कि सरल से कठिन की ओर है। यह सिद्धांत कार्य के सरल से कठिन की ओर चलने पर बल देता है, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह साधारण से घटित, ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर लेके चले। पहले उसको नॉर्मल वे में चले लेके फिर उसको आगे तक लेकर जाए। फिर आता है हमारा कौशलों का विकास। इस सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थियों में कौशलों का विकास किया जा सकता है, जैसे टाइप करना, संगीत, नाचना, आर्टिंग करना, मतलब ऐसी सारी चीजें।
फिर काम करके सीखना, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं कार्य करके अपने अनुभव द्वारा सीखता है। जैसे प्रयोगशाला में सिखाना, कि पहले बच्चे को हम खुद करने के लिए बोल देते हैं, कि जैसे जैसे उन्होंने बिल्ली को छोड़ दिया था उसमें पिंजरे में, और वैसे ही इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को हम खुद छोड़ देते हैं कि भाई तुम करो, कैसे करते हो इस चीज को, उस हिसाब से उनको खुद करने के लिए पहले हम बोले। बच्चा अगर इस चीज को करने के लिए कोशिश करता है तो उसको और अच्छे से वो चीजें आती हैं। वैज्ञानिक आधार, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में एक वैज्ञानिक अनुसंधानिक कार्य इसी सिद्धांत पर आधारित है तथा कई प्रयासों का परिणाम है। अभ्यास द्वारा सीखना, जब कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो उसे अभ्यास द्वारा सीखना कहते हैं। इसमें उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है, मतलब उसको बिल्कुल रट जाता है, उसको माइंड में भर जाता है, उसके पूरी बॉडी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि ये काम हमें ऐसे करना है, और जिसमें जिसमें धैर्य और परिश्रम का गुण विकसित हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्य केंद्रित। इस सिद्धांत में बालकों को अपना लक्ष्य पता होता है, उसे पाने का प्रयास वो करता रहता है। उनको एक लक्ष्य दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, इस चीज को करने के लिए तो उनको पता लग जाती है कि हाँ इस चीज तक हमें ये सारे काम करने हैं। अच्छी आदतों का विकास, इसके द्वारा अच्छी आदतों का विकास होता है, जैसे परिश्रम, धैर्य, प्रयास आदि। जब बच्चे को आपको खुद करके सिखाने पर हम बल देते हैं तो बच्चा थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड भी हो जाता है, और उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम अपने आप ये काम कर सकते हैं। बच्चे का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना टीचर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है, कि हर बच्चा अपने आप में एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो पढ़ाई या कोई भी उसको हम टास्क देंगे तो वो कर पाए। स्व अधिगम, खुद से सीखना, बच्चा किसी कार्य को करता है तो बार बार प्रयास करता है तो वह स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। मतलब जब वो खुद ही इस चीज को सीख रहा है तो उसको फीलिंग आ रही है कि वो अपने आप कर रहा है, तो वो एक और अच्छी गुडनेस उसके लिए हो जाती है कि हाँ वो उसने जो काम किया है उसने अपने आप किया है। मन बुद्धि के बालकों के लिए लाभकारी, मन बुद्धि बच्चों को बार बार समझाने की जरूरत होती है, अतः यह विधि उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, इससे बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, मतलब पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है। बालक असफलता में सफलता को देखता है तथा आशावादी दृष्टिकोण पैदा होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम हमारे 11 पॉइंट हैं, तो आप अगर बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये 11 पॉइंट्स दे सकते हैं, और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत या स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करिए, अपना कमेंट जरूर कीजिए, और इसको अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है तो इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको नोट्स चाहिए उन तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।